चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। और लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, बेसिक एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अकाउंटिंग के बेसिक की हमने बात करी थी कि जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग रिलेटेड मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ हमने बोला था रिकॉर्डिंग करने के जो मेथड्स होते हैं, जो मैथडोलॉजी होती है, वो हमारे दो हो सकते हैं कि या तो हम रिकॉर्डिंग जो करें वो गोल्डन रूल अप्रोच से कर लें या फिर डायमंड रूल अप्रोच से कर लें। फिर हमने सीखा था बेटा गोल्डन रूल अप्रोच से रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर कमांड होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ अगर हमको गोल्डन रूल आते हैं तो दोनों को आपस में कनेक्ट करके हम कोई भी जनरल एंट्री बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको समझाया था कि अकाउंट्स भी आपके तीन तरीके के होते हैं। 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स हमारे होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, अकाउंट ऑफ एनी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। नेचुरल पर्सन की जब हम बात कर रहे थे, राम श्याम, मोहन, सीता, गीता, ऐसे अकाउंट्स हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ABC फर्म, XYZ कॉरपोरेशंस, इस टाइप के आपके अकाउंट्स हो सकते हैं। कोई एंटिटी का अकाउंट जो एंटिटी के नाम से होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में हमने डिस्कस किया था कोई भी पर्सन, चाहे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल, अगर उस पर्सन का नाम इस्तेमाल ना करके कोई अनदर वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। जैसे कि कैपिटल और ड्राइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड इज द बेस्ट एग्जाम्पल्स। जहां हम एक पर्सन का नाम इस्तेमाल ना करके हम क्या कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव नेम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी अगली कैटेगरी होती है बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल के साथ साथ नॉमिनल की जब बात करते हैं तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम वगैरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके साथ साथ हमने एक कैटेगरी डिस्कस करी थी बेटा रियल नेचर ऑफ अकाउंट। रियल नेचर ऑफ अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो ऐसे अकाउंट जो ना तो नॉमिनल हैं और ना ही पर्सनल हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, रियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। रियल में हमने बोला था सेट्स के अकाउंट जैसे टेंजिबल, इंटेंजिबल के अकाउंट्स आ जाते हैं, वो रियल नेचर ऑफ अकाउंट्स हमारे बन जाते हैं, है ना। इसके बाद हमने बात करी थी जब हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया और उससे रिलेटेड गोल्डन रूल की बात करें तो गोल्डन रूल बड़ा सिंपल सा होता है। जैसे एक पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। या तो कोई पर्सन रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है, तो गिवर को हम क्रेडिट देंगे और रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट्स में क्या होती है, थिंग्स होती हैं, कमोडिटीज होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल आइटम होते हैं, या तो आपके बिजनेस में आएंगे या जाएंगे। तो जो आए उसे डेबिट करो, व्हाट कम्स इज डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में बेटा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकाउंट होंगे, प्रॉफिट्स के अकाउंट हो सकते हैं, इनकम के अकाउंट हो सकते हैं। तो इनकम और प्रॉफिट्स जब जब होंगे तब तब आप उसे क्रेडिट करो, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमेशा आप डेबिट करो। ऐसे फंडामेंटल्स हमने सीखे थे। दोनों के फ्यूजन से एंट्री भी बनाई। घर के लिए एक होमवर्क भी दिया था मैंने आपको कि कोई भी ऐसा अकाउंट आइडेंटिफाई करना जिसको हम क्लास में डिस्कस करें कि सर ये नहीं हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। कुछ मैंने ये भी बोला था अगर कोई जनरल एंट्री भी घर पर आप ट्राई करना कहीं से भी किसी बुक से, वो भी हम इधर डिस्कस कर सकते हैं, उसे नोट डाउन करके ले आना। किसी ने करा बेटा होमवर्क थोड़ा बहुत जाकर घर? बोला नहीं सर अभी तो ना CSEE पास करके आ रहे हैं, तो इतना जल्दी घर जाके होमवर्क करने का कहाँ मन करता है। था बेटा कोई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जनरल एंट्री या अकाउंट्स की बात कर? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो अब यहाँ मुद्दा हमारा ऑल टुगेदर डिफरेंट आ जाता है कि पहली बात तो जैसे हम कॉरपोरेट्स की बात करते हैं, कॉरपोरेट्स में कैपिटल पर कभी इंटरेस्ट दिया नहीं जाता, है ना। बट हम सोल प्रोपराइटरशिप की बात करें या नॉन कॉरपोरेट्स की बात करें तो एक कंसेप्ट चलता है कि ओनर्स को पेमेंट करने के ना बहाने ढूंढ रखे हैं। ओनर्स को पेमेंट करने के
हमने बहाने ढूंढ रखे, कई बार तो प्रॉफिट के नाम से पेमेंट करते हैं, कई बार सैलरी के नाम से पेमेंट करते हैं, कई बार हम उसे इंटरेस्ट के नाम से पेमेंट करते हैं, राइट। तो अभी अब मुद्दा ये आता है कि है तो ये प्रॉफिट का बैलेंस ही आपका जो ओरिजिनली आपके पीएनएल से जनरेट हुआ है, ठीक। तो किस कैटेगरी माना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी माना चाहिए, बट वो रिप्रेजेंट करता है ओनर्स को। जैसे हमारा ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना कि धर्म परिवर्तन वाला जो केस होता है कि जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है वो हमारा लाइबिलिटीज में जाके रिजर्वेशन सरप्लस का पार्ट बन जाता है, और जैसे रिजर्वेशन सरप्लस है तो ओनर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी प्रॉफिट का ही पार्ट है जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बाद में जाके बन रहा है, और पहले जब तक पीएनएल में दिखा रहे हैं तो वो नॉमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से एज्यूम करके एंट्री बना दोगे, एंट्री आपकी सही बनेगी, ठीक है। ये कन्वर्जन हो रहा है एक तरीके से प्रॉफिट का कन्वर्जन, जब कैपिटल में ऐड ऑन हो रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा उसके बाद बैलेंस शीट में पहुंच करके, और आपका ट्रेडिंग पीएनएल के पॉइंट तक आप उसे नॉमिनल एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और बताओ बेटा, घर पर डिस्कस किया था बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सुना है पहले कभी? रिबेट, रिबेट मतलब एक तरीके से होता है कि डिस्काउंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं अब रिबेट ना, जैसे डिस्काउंट गिवन और डिस्काउंट रिसीव होता है, ऐसी रिबेट आप सामने वाले को दे रहे हैं या सामने वाला आपको रिबेट दे रहा है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो, अगर हमारे लिए वो लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट है, और अगर हमको मिल रहा है रिबेट तो हमारे लिए बेनिफिट है तो भी वो नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक। नाम अलग हो सकता है, कंसेप्ट को पहचानो। इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस से कनेक्टेड है। कोई डाउट है बेटा मेरे को बताओ, और किसी का कोई बेटा अकाउंट्स? अब मेरे कुछ कंफ्यूजन है बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? शेयर कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है? कौन सा वाला पर्सनल, सारे ही पर्सनल है या शेयर कैपिटल पर्सनल है सिर्फ? शेयर कैपिटल पर्सनल है ऐसा आंसर आ चुका है, लेकिन व्हाट अबाउट शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट? अगर ऐसे अकाउंट आपके सामने आ रहे हैं तो कैसा है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? क्यों बेटा? तो इनका कहना है कि सर वो कुछ पर्सन जो आपको पैसे दे रहे हैं उनके नाम की जगह पर आपने एक अकाउंट ओपन कर लिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी किसी पर्सन की जगह कोई अकाउंट ओपन हो, भाई नॉर्मली जब पब्लिक से पैसा आता है ना तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो वैसे तो एंट्री क्या बननी चाहिए, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट। राम से पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम से पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, मोहन से पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। बोला एक काम करो, सबके नाम से अलग अलग एंट्री मत बनाओ, सबसे पेमेंट रिसीव कर लो और एक एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सबसे पैसा आया ये एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर कौन है बेटा, पर्सन, और पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कैसा हो गया, पर्सनल। तो एप्लीकेशन अकाउंट भी पर्सनल है, अलॉटमेंट भी पर्सनल है, फर्स्ट कॉल भी पर्सनल है, कैपिटल भी पर्सनल है। होता क्या है, ये सब टेम्पररी अकाउंट ओपन होते हैं, बाद में जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो एक पर्सनल अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट में अगर मर्ज हो रहा है तो वो दूसरा अकाउंट भी क्या बन जाता है, आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है। और वैसे भी आप सभी समझते हो कि जितने भी लाइबिलिटी के अकाउंट हैं वो किधर जाते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आने वाला हर एक अकाउंट कैसा अकाउंट हो जाता है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? तो मैटर ये नहीं करता कि सिर्फ हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनमें भी आप रियल, पर्सनल, नॉमिनल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। कॉर्पोरेट रिलेटेड टर्म्स भी जो होंगे उनमें भी रियल, पर्सनल, नॉमिनल इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये कहानी समझ में आ गई बेटा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट से कनेक्टेड, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इससे कनेक्टेड है जनरल एंट्रीज की मैंने बात करी थी, कोई जनरल एंट्री स्टिल मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, मैंने ये अभी क्वेरी क्लोज नहीं करी है, ये अभी ओपन छोड़ रखी है। जब भी घर पर टाइम मिले आइडेंटिफाई करते रहना, ढूंढते रहना बेटा। कोई भी समस्या किसी भी एंट्री में आए, किसी भी टाइप के अकाउंट्स में आए, रिसर्च करते रहना, मेरे से अब डिस्कस करते रहना। बेसिक चीज़ें मैंने आपको कन्वे कर दी थी,
आज हम एक नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे जहां हम बात करेंगे डायमंड रूल अप्रोच से गोल्ड एंट्री कैसे बनाएं, क्योंकि समटाइम ना गोल्डन रूल अप्रोच थोड़ा सा लेंदी सा लगता है, तो उस टाइम हम डायमंड रूल अप्रोच को कैसे फॉलो करें, उससे जनरल एंट्री इजी वे में हम कैसे बनाएं, उस कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करने। देखो, डायमंड रूल अप्रोच कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान भी करती है जहां पर आपको एंट्री बनाने में टाइम लगता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप फील नहीं कर पाते गोल्डन रूल अप्रोच से, तो डायमंड रूल अप्रोच से आप एंट्री बना दोगे तो भी एंट्री सेम ही बनेगी, अलग नहीं बनेगी। जो आउटपुट आपको गोल्डन रूल अप्रोच का मिलता है सेम आउटपुट आपको डायमंड रूल अप्रोच में भी मिलता है, बट ये जो अप्रोच होती है वो और ज़्यादा ईजी होती है। अब इस अप्रोच के लिए जो हमें कमांड होना चाहिए, जो हमको जानकारी होना चाहिए, हमको बस इतना मालूम होना चाहिए कि एक आइटम वो एक्सपेंस है या लॉस है, प्रॉफिट है या गेन है, असेट्स है या लाइबिलिटी है। अगर ये हमको जानकारी है तो डायमंड रूल का जो एप्लीकेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम पर हमारा ठीक ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पर क्या होगा? ठीक ही होगा। जब भी हम बात करते हैं ना बेटा डायमंड रूल अप्रोच का, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए, असेट्स है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है या लॉस है। अगर इतना मालूम है तो डायमंड रूल अप्रोच इजीली आप फिट कर सकते हो, सही कर सकते हो। वैसे बुक्स में जब डायमंड रूल अप्रोच को समझाया जाता है अलग अलग ऑथर्स की बुक्स में ना, वो कैटेगराइज कर देते हैं, कैपिटल को अलग कैटेगराइज कर देते हैं, राइट, असेट्स को अलग कैटेगराइज कर देते हैं, लाइबिलिटीज को अलग कैटेगराइज कर देते हैं, इनकम एक्सपेंसेस को एक कैटेगरी में रखते हैं, और प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट्स और इनकम्स को एक कैटेगरी में रखा जाता है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस को एक कैटेगरी में रखा जाता है। बट मैं कोई अलग अलग 4-5 कैटेगरी नहीं बनवा रहा, सिर्फ 2 कैटेगरी हम बनाएंगे। सारे आइटम्स को 2 कैटेगरी में बांट देंगे, उनका नेचर डिफाइन कर देंगे कि इनका बेसिक नेचर क्या होता है। अगर ये आइटम इंक्रीज होते हैं, अगर डेबिट आइटम है इंक्रीज हो रहा है तो फर्दर डेबिट करेंगे, और क्रेडिट आइटम है अगर इंक्रीज हो रहा है तो फर्दर क्रेडिट करेंगे। बात क्लियर? और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अगर कोई आइटम बाय नेचर क्रेडिट है और वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। तो पहले नेचर आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस आइटम का नेचर कैसा होता है। जल्दी से मुझे बताओ, आपको असेट्स के बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? असेट्स के जो जनरल बैलेंस होते हैं, यूजुअल बैलेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? सारे एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। लॉसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते हैं। तो जितने भी मैं नाम ले रहा हूं अभी डेबिट बैलेंस वाले ले रहा हूं, असेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, तीनों को एक ही कैटेगरी में रख देंगे। कोई भी असेट्स या एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज होगा तो फर्दर डेबिट करेंगे, अगर कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। सेम वे लाइबिलिटी का, कोई भी लाइबिलिटी है, कोई भी प्रॉफिट है या कोई भी इनकम है, उन सब के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। अगर कोई भी लाइबिलिटी बढ़ेगी या इनकम बढ़ेगी या प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनको हम क्या कर देंगे? फर्दर क्रेडिट कर देंगे, अदरवाइज हम इन्हें क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। नोट डाउन कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फील करते हैं कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। नोट कर लो बेटा, डायमंड रूल अप्रोच। जैसा कि मैंने बोला आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करता हूं, आइटम्स को 2 कैटेगरी में बांट देता हूं बेटा, 2 ही कैटेगरी में मेंटेन करना, यही फंडामेंटल आप यहां पर लगाना। पहले हम बात करेंगे बेटा असेट्स। बातें मत करो बच्चों, नोट करते टाइम पर पेन चलाना पड़ता है, मुंह नहीं चलाना पड़ता, तो पेन चलाते हुए आवाज नहीं आनी चाहिए। असेट्स, असेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनका जो नेचुरल बैलेंस होता है बच्चों वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अगर यही आइटम हमारे डायमंड रूल अप्रोच की बात कर रहे हैं, असेट्स हो या लॉसेस हो या एक्सपेंस, इनका नेचुरल बैलेंस हमारा डेबिट होता है।
अगर बेटा ये इंक्रीज होते हैं ये आइटम, मतलब या तो कोई असेट्स इंक्रीज होता है या लॉस इंक्रीज होता है या एक्सपेंस इंक्रीज होता है, तो जैसा नेचुरल बैलेंस वैसा ही हम उसे करने वाले हैं। तो डेबिट बैलेंस नेचुरल होता है, इंक्रीज होने पर इसे डेबिट कर देंगे। तो इन केस ऑफ इंक्रीज, अगर ये आइटम इंक्रीज होते हैं तो इसे क्या कर देंगे हम, डेबिट, और ये आइटम डिक्रीज होते हैं तो इसे हम क्या कर देंगे बेटा यहां पर, क्रेडिट। इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। अब कोई असेट्स है, आपके असेट्स का बैलेंस, जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करो, फर्नीचर सेल करा तो फर्नीचर डिक्रीज होगा, उसे क्रेडिट कर दो। अब ये तो मालूम होगा ना उसके फर्नीचर असेट्स है कि लाइबिलिटी है। बेटा कैश का बैलेंस है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है आपका तो क्रेडिट कर दो, किसी से पेमेंट मिल रहा है तो कैश बढ़ रहा है तो उसे डेबिट कर दो। कोई भी आइटम असेट्स का आइटम जो आपने असेट्स की लिस्ट में कभी भी देखा हो, अगर वो आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। बेटा मैंने गुड्स परचेज करा, क्या इसे एक्सपेंस बोलेंगे? अरे हाँ ना तो कर दो, गुड्स परचेज करा खर्चा है ना, सैलरी दी खर्चा है, रेंट पे किया खर्चा है, वेजेस पे किया खर्चा है। जो भी एक्सपेंस मैं करने वाला हूं बिजनेस में, जब जब इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे उसे। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है जो मेरा कम हो जा रहा है तो मैं उसे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। बात क्लियर? साथ ही साथ में कोई भी लॉसेज है, अगर नया लॉस अराइज होता है, इंक्रीज होता है लॉस, तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो बेटा पहली कैटेगरी हमने बनाई असेट्स, लॉस और एक्सपेंस, तीनों की कैटेगरी बनाई। तीनों का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और जब ये बढ़ेंगे इंक्रीज होंगे तो डेबिट किया जाएगा, और जब ये कम होंगे तो इन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर? सेकंड कैटेगरी होती है बेटा लाइबिलिटी। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें यहां पर, तो लाइबिलिटी या फिर हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं या हमारी कोई इनकम हो सकती है, इन सब का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। नेचुरल बैलेंस कैसा होगा बेटा, क्रेडिट होगा। अब अगेन यहां पर फिर वही फ्लो बनेगा, या तो ये लाइबिलिटी, प्रॉफिट या इनकम बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो आप इसे क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। अगर घटेगा, अगर ये डिक्रीज होता है तो आप उसे डेबिट कर देना। सेम एस्पेक्ट है, जो नेचुरल बैलेंस है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर ये आइटम इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरल बैलेंस की तरह उसे इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो नेचुरल बैलेंस की तरह उसे डिक्रीज कर देंगे। तो हमने बात करा बेटा यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज का केस, इसमें फर्दर बना लेते हैं। अगर ये आइटम इंक्रीज होता है तो जब नेचुरल बैलेंस क्रेडिट है तो इंक्रीज करने पर इसे क्रेडिट ही करा जाएगा ना, हाँ है ना। और नेचुरल बैलेंस अगर हमारा क्रेडिट है और कोई आइटम डिक्रीज हो जाता है तो उसे बेटा क्या किया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, एक आपने किसी पार्टी से लोन लिया, मिस्टर एक्स से लोन लिया, तो मिस्टर एक्स से जब आप लोन लोगे तो लोन हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उस लोन को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बात क्लियर? तो जब भी कोई लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी तो आपका वो पर्टिकुलर बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। जब भी कोई ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, आए ना। तो इन दैट पर्टिकुलर केस कैपिटल को ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। जब भी आप डिवेंचर इशू करते हो तो बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम डिवेंचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो फंडामेंटल सिंपल सा है कि जब जब बिजनेस में लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उस दौरान आप उसे क्रेडिट कर दोगे, और डिक्रीज होगी तो आप उसे डेबिट कर दोगे। जैसे आपने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होते हैं या नहीं होते बेटा? पेमेंट किया क्रेडिटर, तो क्या क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा? इधर ध्यान दो बेटा, बहुत बेसिक सी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे यही बता रहा हूं कि अगर अब आपने बेसिक नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख सकते। ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी, 11th
ट्वेल्थ क्लास के बाद तो चांस मिल जाता है, लेकिन अब के बाद चांस नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री में काम करोगे सारी लाइफ अकाउंट्स में कमज़ोर रहोगे, क्या फ़ायदा। जिस फील्ड से आपका कनेक्शन है उस फील्ड के किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर रहने का मतलब ही नहीं है। आपको समझ में तो आना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप एक्सपर्टाइज बन जाना, आप सारे अकाउंटिंग आप ही करना, बट इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अकाउंट में कर क्या रखा है सामने वाले ने, उसे तो समझ पाओ, उसे तो पढ़ पाओ। ऐसी ऐसी लाइबिलिटीज आ जाती है कि सीएस की डिग्री छिन जाती है। आपने साइन तो कर दिए कि सब कुछ ओके है, पता चला वहां पर बाद में नॉन कंप्लाइंसेस निकल गई, कुछ गड़बड़ निकल गई, उधर सीएस भी चला गया साथ में। कंपनी लॉ का प्रोविजन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। सेक्शन नंबर 139 से लेकर के 148 तक के जो प्रोविजन है उसमें बीच में एक लाइन ये भी लिखी है कि जो जो लाइबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है वही सेम प्रोविजंस कंपनी सेक्रेटरी पर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि फटाफट कहीं भी साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई परेशानी वाली बात नहीं। चीज़ों को वेरीफाई करके साइन करना पड़ेगा और इसके लिए आपको चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। तो वेरी बेसिक से सिखा रहा हूँ, सीख लो बेटा। डायमंड रूल अप्रोच बहुत आसान सी अप्रोच है। दो कैटेगरीज में बांट दिया, एक तो हमने लाइबिलिटी प्रॉफिट और इनकम की कैटेगरी बनाई, दूसरी असेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस की कैटेगरी बना दी। एक कैटेगरी का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, दूसरी कैटेगरी का नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होता है। जिसका नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, अगर वो आइटम बढ़ता है तो उसे डेबिट करेंगे, और घटता है या कम होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। जिसका नेचुरल बैलेंस इटसेल्फ क्रेडिट होता है, बढ़ने पे उसे फर्दर क्रेडिट कर देंगे और कम होने पे उसे डेबिट कर देंगे। बस ये फंडामेंटल आपको रिटेन करके रखना है और आपकी एंट्री बनाना आपके लिए क्वाइट ईजी हो जाएगा। आप चाहे ऐसा कर लिया करना, बाद में जब एंट्री बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ तो एक पोर्शन आपने डायमंड रूल से बना दिया, दूसरा आपने गोल्डन रूल से बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही नॉर्म्स, दोनों ही प्रोविजन आपकी सिमिलर एंट्री बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट नहीं करते ये। बट हाँ ये है कि जब हम बात करते हैं डायमंड रूल अप्रोच की तो ये क्वाइट ईजी हो जाता है। अगर आपको बस इतना मालूम है कि असेट्स है या लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, तो आपको एंट्री बनाते टाइम पर समस्या नहीं आती। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि ये आसान है या फिर नहीं है। यहाँ हमको टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, बस हमको ये पता करना है कि असेट्स है या लाइबिलिटी है। बात क्लियर। असेट्स और लाइबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन है आपको, मुझे उम्मीद है इतना तो आइडेंटिफिकेशन होगा, क्योंकि एक जो 11th क्लास में जो काम करते हो ना, वो बहुत अच्छा काम करते हो। आपको फाइनल अकाउंट ना बिना किसी लॉजिक की रट के ही बना देते हो। आपको सब मालूम होता है कि ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये असेट्स है या लाइबिलिटी है। कुछ बच्चे तो ना ट्रायल बैलेंस में लिख लिया करते थे असेट्स इज इक्वल टू ए, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एल, रट लिया होगा फॉर्मेट आपने सारा। तो वो जो रटी हुई नॉलेज है वो आज हमारे को काफ़ी अच्छे से काम करेगी। हालांकि हर एक आइटम की डेफिनेशन होती है, बेसिक चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसे लाइबिलिटी बोला जाता है, किसे असेट्स बोला जाता है, डेफिनेशन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अभी क्योंकि हमने डायमंड रूल अप्रोच लगानी है तो उसका इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं अपनी रटी हुई चीज़ों से हम कवर अप कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, एग्जाम्पल्स नोट करना चालू करो। फर्नीचर परचेज ₹40,000 इन कैश। बेटा कैश में फर्नीचर परचेज कर लिया, कितने का? 40,000 का। कैश में फर्नीचर परचेज कर लिया बेटा, कितने का? 40,000 का। फर्नीचर परचेज ₹40,000 इन कैश। अब एक बात बताओ, दो आइटम कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो फर्नीचर, दूसरा कैश। अब फर्नीचर असेट्स है, लाइबिलिटी है? इन असेट्स है। और कैश, दोनों ही आइटम असेट्स हैं, असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। जो इंक्रीज हो रहा है उसे तो डेबिट कर दो और जो डिक्रीज हो रहा है उसे क्रेडिट कर दो। फर्नीचर परचेज करेंगे तो कैश तो कम होगा ना आपका, तो उसे क्रेडिट कर दो। फर्नीचर बढ़ेगा मतलब जो असेट्स बढ़ रहा है उसे डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर डेबिट टू कैश। बीइंग फर्नीचर परचेज,
बीइंग फर्नीचर परचेज, बेटा अमाउंट 40,000 की हम डाल देंगे। बताओ थोड़ा इजी लग रहा है पहले के कंपैरिजन में कि अगर हमने असेट्स आइडेंटिफाई किया तो जो इंक्रीज किया उसको हमने डेबिट कर दिया, ना हमने यहाँ ये आइडेंटिफाई किया कौन सा अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है, कौन सा गोल्डन रूल लगेगा। तो ये हमारी एक डायरेक्ट अप्रोच हो जाती है, मॉडर्न अप्रोच जिसे बोल देते हैं। थोड़ा क्वाइट इजी अप्रोच होती है कि असेट्स लाइबिलिटी का आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा अगले एंट्री की बात करेंगे। पॉइंट नंबर बी, पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर ₹10,000 इन कैश। तो क्रेडिटर को जब आपने पेमेंट किया 10,000 का और कैश पेमेंट कर दिया, तो बेटा क्रेडिटर कैसा आइटम है? असेट्स का, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी। अब बेटा पेमेंट अगर क्रेडिटर को हम कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी क्या 10,000 से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो लाइबिलिटीज के नेचुरल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो जस्ट रिवर्स करेंगे, तो मतलब उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा? क्रेडिटर डेबिट 10,000 से हमने इसे डेबिट कर दिया, क्रेडिटर डेबिट टू। अब देखो कैश एक असेट्स का अकाउंट है, और जब आपकी असेट्स कम होती है, जब आपकी असेट्स कम होती है तो क्या करना चाहिए बेटा? क्रेडिट कर देना चाहिए। अगर वो इंक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि नेचुरल बैलेंस असेट्स के हमारे डेबिट होते हैं। तो टू कैश, कैश हमारा कम हो रहा है तो ऐसे करके 10,000 हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। आगे बढ़े बेटा। पॉइंट नंबर सी, बैड डेट्स ₹30,000। 30,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए बेटा आपके। बैड डेट्स, मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा लॉस होता है जो जब आपके डेटर्स आपको पेमेंट नहीं करते। अब जब भी कोई लॉस होगा तो लॉस का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। अब लॉस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। 30,000 के बैड डेट्स हो रहे हैं तो उसे फर्दर डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैड डेट्स डेबिट। एंट्री बनेगी बेटा बैड डेट्स डेबिट 30,000 से। ये डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये लॉस हमारा इंक्रीज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपके बैड डेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेटर्स का बैलेंस, जो आपके देनदार होते हैं, डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? भाई पहले आपको 1 लाख मिलने वाला था, उसमें से 30,000 बैड डेट्स चला गया, तो अब कितना मिलने वाला है? 70,000। मतलब डेटर्स की लिस्ट में 30,000 कम हो गए होंगे, आपके बैलेंस कितना रह जाएगा? 70। तो डेटर्स आपकी असेट्स होते हैं या लाइबिलिटी होते हैं? असेट्स जब कम होगी तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। 30,000 से आप इस एंट्री को बना दोगे। बी बैड डेट्स रिटन ऑफ, बीइंग बैड डेट्स रिटन ऑफ। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा, पॉइंट नंबर डी। नोट हो गया सभी का ये? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ₹1 लाख एंड इंश्योरेंस कंपनी। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ₹1
1 लाख एंड इंश्योरेंस कंपनी पे ₹80,000 एज फाइनल सेटलमेंट। अब इस सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करो बेटा। आपने जो सामान खरीदा होगा, परचेज की होगी, परचेज जैसे ही की होगी आपने परचेज के बैलेंस को डेबिट कर लिया होगा, हाँ या ना भाई। जब हम खर्चा करते हैं तो उसी टाइम पे उस एंट्री को बना लेते हैं। तो परचेज की एंट्री आपने पास कर दी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। क्लियर। अब बेटा वो परचेज कब तक है? जब तक कि वो खर्चा आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। वो परचेज जब तक है जब तक कि वो खर्चा आपके बिजनेस में इस्तेमाल हो, उस आइटम को, उस गुड्स को यूज करके किसी को फर्दर सामान सेल करा जाए या मैन्युफैक्चरिंग की जाए। परचेज करने के बाद अगर किसी सामान को मैं अपने घर पर्सनली लेके चला जाता हूं तो फिर वो एंट्री जो है, एंट्री में से परचेज का बैलेंस हमारा कम किया जाता है। भाई एक खर्चा हो गया और उस खर्चे को बाद में बिजनेस में करने की बजाय रूट कर दिया आपने पर्सनल नेचर में, तो आप उस परचेज के बैलेंस को क्या कर दोगे? हटा दोगे, कम कर दोगे। एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख का सामान मैं अगर खरीदता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी बना देता और बाद में उसमें से 50,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला जाता, तो फिर एंट्री क्या बनती कि पहले तो खर्चे का बैलेंस बढ़ा तो परचेज को डेबिट कर दिया, बाद में खर्चा कम हो गया बिजनेस का, क्योंकि अब बिजनेस का खर्चा नहीं रहा 50,000, 50,000 पर्सनल खर्चा हो गया आपका। तो जब बिजनेस का एक्सपेंस कम हो रहा है, जब बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा था तो डेबिट किया, बिजनेस का एक्सपेंस कम हुआ तो क्रेडिट करो उसे, तो परचेज को क्रेडिट करो। दूसरा, जब भी कोई भी ओनर बिजनेस से कुछ थिंग्स, सामान, गुड्स, कैश वगैरह कुछ भी विड्रॉ करता है तो उस दौरान उसके पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं? ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, हमारी एक लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जब ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है तो ओनर की लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जब ओनर बिजनेस से कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ करता है तो ओनर की लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, और जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसकी कैपिटल को कम करो। हम कैपिटल को कम करने के बजाय एक अकाउंट टेम्परेरी रेज कर लेते हैं, ड्राइंग, बाद में उस ड्राइंग को कहां से माइनस कर देते हैं? कैपिटल से। तो बात तो कैपिटल को कम करने के बराबर ही हो गई ना। तो मैंने आपको इतना समझाया कि एक एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस अगर कम हो जाए बिजनेस के लिए तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब जब हमने सामान परचेज करा और वो रास्ते में था, रास्ते में डैमेज हो गया, 1 लाख का परचेज किया था, 1 लाख का ही डैमेज हो गया रास्ते में, तो एक बात बताओ, जब परचेज किया होगा तो परचेज को डेबिट किया होगा ना। जब वो डैमेज हो गया तो परचेज को क्रेडिट कर दो। कितने लाख रुपए से? 1 लाख से, हाँ या ना। क्योंकि अब जब डैमेज होने के बाद तो बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता ना, और जब बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं हो सकता तो परचेज डेबिट करके करोगे क्या? ठीक बात है। तो जो एक्सपेंस बिजनेस के लिए हो रहा है उस एक्सपेंस को दिखाओ, अगर नहीं हो रहा तो उसे हटाओ। अब ये परचेज, हमने जो सामान परचेज किया रास्ते में डैमेज हो गया, तो बेटा पहले परचेज की लिस्ट में शामिल होगा। अब टू परचेज करके इसे खत्म कर दो। कितने से खत्म करोगे बेटा? 1 लाख से। ये कहानी समझ में आ गई टू परचेज वाली? आगे बढ़े। अब दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं। सामान तो हमारा डैमेज हो गया, हमने परचेज को क्रेडिट भी कर दिया। लॉजिक हमारा क्लियर है कि जो पहले खर्चा बढ़ा था उसे डेबिट किया होगा, अब खर्चा कम हो गया बिजनेस के लिए, उसे क्रेडिट कर दिया। लेकिन लॉस भी तो हो गया, वो कैलकुलेट करो ना। आपने जब सामान मंगाते हो तो रास्ते का मोस्ट ऑफ द टाइम पर इंश्योरेंस करा देते हो। इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि रास्ते में अगर सामान डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट कर दे। बट आपकी इंश्योरेंस कंपनी का मानना था कि हम आपको मात्र 80,000 ही कंपनसेट करेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशन उन्होंने निकाल दी उसमें। भाई आपका 1 लाख का डैमेज हुआ लेकिन आपको वो 1 लाख कंपनसेट नहीं कर रहे। कितना कंपनसेट कर रहे हैं? 80,000। तो लॉस आपका कितने का हो गया? 20,000। बेटा ये लॉस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? जब लॉस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, तो लॉस इन ट्रांजिट डेबिट कर दोगे कितने से? 20,000 से। बात क्लियर। तो यहां पर लॉस इन ट्रांजिट डेबिट
कितना डेबिट कर दिया आपने? 20,000। बात क्लियर? अब जो 80,000 इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे कर दिया है, अगर इस केस में पे नहीं करते तो वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से डेबिट कर दिया जाता, वो हमारी असेट्स बन जाता। अब जब उन्होंने पे ही कर दिया है तो यहां पर हम क्या एंट्री बना देंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको कैश में पे कर रही है तो कैश को डेबिट कर दो, अगर ऑनलाइन पे कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर रहे हैं तो बैंक डेबिट कर दो। तो कैश और बैंक दोनों ही असेट्स होते हैं। जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी, आपकी असेट्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? असेट्स जब आपकी इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने पर वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हाँ या ना? तो काफी कॉम्प्लेक्स सा ट्रांजेक्शन नजर आने वाला जो ट्रांजेक्शन था, सिंपल लॉजिक था कि परचेज किया और परचेज रास्ते में डैमेज हो गया तो परचेज कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। उसके बदले कैश मिल गया, कैश मिल गया तो असेट्स बढ़ गया, उसे डेबिट कर दिया। और साथ ही साथ जो लॉस हुआ 20,000 का, लॉस इंक्रीज हुआ है तो लॉस को हम डेबिट करके खत्म कर देंगे। तो यहां पर क्या एंट्री बना दो बेटा? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी आप नोट करना चाहो वो नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ऐसा। तो 80,000 से हमने बैंक डेबिट कर दिया, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट कर दिया 20,000 से, और परचेज को क्रेडिट कर दिया 1,00,000 से। बताओ बेटा, एंट्री बना पा रहे हो? कोई समस्या? तो यहाँ हम बात करेंगे गुड बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एंट्री रहेगा एंट्री नंबर ई। ए स्टार्ट अ न्यू बिजनेस and introduce capital in the form of cash 30,000, furniture 70,000, plant 1 lakh, stock 1,50,000, ए ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और कैश, फर्नीचर, प्लांट या स्टॉक, कुछ ऐसी चीजें यहां पर मिस्टर ए नोट करते चले गए। यहां पर मिस्टर ए मेंटेन करते चले गए। अब बेटा एक बात बताओ, मिस्टर ए एक ओनर है बिजनेस का, और मिस्टर ए ने जो पेमेंट किया, कैश, फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक वगैरह जो पेमेंट किए हैं, ये सारे जो अमाउंट बिजनेस को दिए, तो यहाँ पर ये बिजनेस की असेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं? एक बोला कि सर कैश बिजनेस की असेट्स बढ़ रहा है, फर्नीचर असेट्स बढ़ रहा है, प्लांट एक असेट्स के तौर पर इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक असेट्स के तौर पर इंक्रीज हो रहा है। तो जो जो असेट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रही है वो तो डेबिट होगी, हाँ या ना? लेकिन आपका बिजनेस ओनर की लाइबिलिटी में भी आ जाएगा। भाई ओनर जब बिजनेस को ये सारे पेमेंट कर रहा है इन वेरियस फॉर्म्स, तो उतने की लाइबिलिटी भी तो बिजनेस की इंक्रीज हो जाएगी। उस लाइबिलिटी का नाम क्या रखा जाएगा? कैपिटल। और कैपिटल कितनी लगाई आपके ओनर ने? 2,03,50,000। तो सेम टाइम पर आपके बिजनेस में असेट्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि बिजनेस हमेशा ऐसी बात करता है, मैं अपनी एंट्री बना रहा हूं, मुझे ओनर ने अगर कुछ चीजें दी हैं तो ओनर मेरे लिए कौन हो गया? गिवर हो गया। या ओनर की लाइबिलिटी बिजनेस के लिए अराइज हो जाती हैं और वो फ्यूचर में कभी ना कभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पे करी जाएंगी।
तो 3,50,000 रुपये की जो लाइबिलिटी है उसे भी बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। लेकिन लाइबिलिटी को किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? कैपिटल के नाम से। करना चाहें तो हम ए के नाम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ए को क्रेडिट दे सकते हैं, बट हम ए के नाम से रिकॉर्ड करेंगे नहीं, स्पेशल स्टेटस देते हैं ओनर को, तो उसकी जगह पर शब्द क्या इस्तेमाल कर लेंगे? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बेटा जो जो असेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं उनको डेबिट करते चले जाओ। कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद बेटा हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। $70,000 से आपका फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। फिर बेटा आपका प्लांट इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ में प्लांट को डेबिट कर देंगे। प्लांट हमारा 1,00,000 का है। स्टॉक की बात कर लेते हैं, स्टॉक भी असेट से बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, कितने का? 1,50,000 का। सेम टाइम पर और कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एक लाइबिलिटी है, और जब बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ती है तो बेटा उसे क्रेडिट किया जाता है, लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पर जो हमने एंट्री बनाई, कैश, फर्नीचर, प्लांट, स्टॉक, इन सबको डेबिट करते हुए कैपिटल को क्रेडिट किया कर दिया जाएगा, और एंट्री हो जाएगी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। खाली कैपिटल नहीं लिख सकते बेटा, बीइंग का मतलब होता है बाय रीजन ऑफ। तो क्यों एंट्री बना रहे हो? बीइंग जरूर लिखना होता है, उसके बाद चाहे कुछ लिखो या मत लिखो। लिखो या मत लिखो का मतलब होता है चाहे ट्रांस बहुत ज़्यादा डिटेल ना लिख करके बहुत शॉर्ट कर दो उसे, बट बीइंग मेंशन कर दिया तो वो नरेशन हो जाता है कि आप नरेट कर रहे हैं कि आप ये एंट्री क्यों बना रहे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, प्लांट डेबिट, स्टॉक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके हमने बोला कि देखो लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिया, और असेट्स जो इंक्रीज हुए उन्हें क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एंट्री बेटा, एंट्री नंबर एफ, मशीन बुक वैल्यू ₹80,000, सोल्ड फॉर ₹60,000 ओनली। एक 80,000 रुपये की बुक वैल्यू की मशीन थी जिसको हमने मात्र 60,000 रुपये में सेल कर दिया। जर्नल एंट्री बनाओ बेटा। एक 80,000 रुपीज़ की वैल्यू की मशीन थी, अब सेल करोगे तो बेटा 80,000 की मशीन ख़त्म हो जाएगी ना। 80,000 की मशीन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी आपकी असेट्स में से। तो जो वैल्यू असेट्स में से कम हो रही है डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे ना। तो बेटा यहाँ पर एंट्री बन जाएगी टू मशीन, कितने से बेटा? 80,000 से। लेकिन सेल कितने में किया आपने इसे? 60,000। तो कैश या बैंक जो इंक्रीज होगा आपका, दोनों असेट्स ही होते हैं, वो कितने से इंक्रीज होगा? 60,000 से। तो उसे 60,000 से डेबिट कर दो। तो कैश डेबिट कर लो या फिर बैंक डेबिट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो असेट्स बढ़ रहा है उसे डेबिट कर दो। बात क्लियर बेटा? इधर ध्यान दो बेटा पीछे। तो मशीन को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट किया। क्यों किया मशीन को क्रेडिट? क्योंकि मशीन का बैलेंस कम हुआ है। कैश या बैंक को डेबिट कर रहे हैं हम, क्यों डेबिट कर रहे हैं बेटा? कैश या बैंक को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि इनका बैलेंस बढ़ रहा है। आया ना? जाग रहे हो ना? कैश या बैलेंस, कैश या बैंक को जो हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका बैलेंस बढ़ रहा है। कुछ लॉस भी हो रहा है इधर। 80,000 रुपये के सामान को 60,000 में सेल करोगे तो 20,000 का लॉस भी तो होगा। इस लॉस का कोई नाम रख सकते हैं हम, नाम ना रखना चाहे डायरेक्ट पीएनएल भी लिख सकते हैं, बट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन करके हम उसे डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि वो एक लॉस है, और लॉस अगर आपका इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाएगा।
तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश कैश अकाउंट डेबिट कर दो। चलो कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, पूरा 60,000 से डेबिट कर देंगे क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट कर देंगे बेटा कितने से, 20,000 से। तो टोटल हमारा टैली हो जाएगी एंट्री 80,000 से 80,000 का असेट्स हमारा सेल हो गया। असेट्स का बैलेंस जितने से कम हुआ उसको तो बेटा क्रेडिट किया, असेट्स का बैलेंस जितने से कम हुआ उसको क्रेडिट किया, और कैश का बैलेंस जो बढ़ा उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो कैश डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट टू मशीन करके हमने इस एंट्री को बनाया। बीइंग मशीन्स सोल्ड। पॉइंट नंबर जी, a debtor of rupees 50,000 accept our bill of same amount बेटा एक 50,000 का डेटर था, उसने हमारे 50,000 के देनदार ने, डेटर ने अब हमारा बिल एक्सेप्ट कर लिया सेम अमाउंट का। बेटा एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा, कोविड में तो नहीं पास किया था, कोविड में सिलेबस कम कर दिया था, उसके बाद से बढ़ा नहीं मुझे लगता है सिलेबस, वापस से कम सिलेबस का ही आनंद ले रहे हो आप। 11th क्लास में वैसे चैप्टर होता है, हटा दिया है, बहुत लकी हो बेटा, हमको तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया था, बोला ज़्यादा पढ़ा दिया सर आप, इसीलिए आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, हमें नहीं पढ़ाना। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर जैसे चैप्टर भी नहीं पढ़े होंगे आपने, तो पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ ली बस, और बेसिक एंट्री बना ली है। एनपीओ पढ़ा था कि वो भी हटा दिया है, एनपीओ हटा दिया, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो भी हटा दिया। क्या कर रहे हैं आपके सिलेबस के साथ, पार्टनरशिप का रियलाइजेशन भी हटा दिया, वो है अभी, चलो ये तो ठीक है कम से कम। वैसे आपके अब जो भी सिलेबस हटाया आपके आईसीएसआई ने बहुत अच्छा कर दिया है, वो सारी चीज़ें अब आपको दोबारा से सिखाई जाएंगी, आप लोगों को नहीं घबराओ मत, आप तो निकल गए उस दौर से। CSEE में 100 मार्क्स का एक अकाउंट्स का पेपर आ गया है, एग्जीक्यूटिव का कंपटीशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा अब एग्जीक्यूटिव में बच्चे कम आया करेंगे, क्योंकि अब तक जो रिजल्ट रहता था ना नियर बाय 100%, वो रिजल्ट आपका अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% रहेगा बच्चा, और सेंटर्स पर जा कर के एग्ज़ाम होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिटन एग्ज़ाम होगा, तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर भीड़ थोड़ा कम देखने को मिलेगी, कंपटीशन कम हो जाएगा। चलो आगे आगे आ जाओ बेटा, वैसे मेहनत करने वाले कंपटीशन से नहीं डरते। डेटर ऑफ ₹50,000, अब ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ, कहीं नहीं पढ़ा तो इधर ध्यान से सुनो। होता क्या है, कई बार हमारा जो डेटर होता है ना जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, तो हमें ये डाउट रहता है कल को इसने पैसे नहीं दिए तो इसको क्लेम कैसे करेंगे इस अमाउंट को, इस पर केसेस वगैरह करने में थोड़ा डिफिकल्टीज आएगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, तो इसके लिए बेटा बातें मत करो, इधर ध्यान से सुनो। देखो जितनी देर मैं बोला करूँ प्लीज़ उतनी देर बातें मत करा करो, और आप बातें करते हो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, परंतु क्लास के बाद या क्लास के पहले, क्लास के दौरान इधर सुना करो, मैं इधर उधर से बैकग्राउंड बना के लाता हूँ, जब तक आप बीच में गायब हो जाते हो फिर सोचते हो पता नहीं क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। मुद्दा समझो बेटा, मैंने क्या बोला आपसे कि समटाइम क्या होता है कि हमने किसी से 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लेने हैं, जैसे मैं 50,000 का अमाउंट मान लेता हूँ,
ये मिस्टर ए से मुझे 50,000 लेने थे, लेकिन मुझे डाउट था कि ए पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारे ऊपर थोड़ा बिलीव कम है, मैं एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उस बिल को एक्सेप्ट करना, साइन करना उस पर कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद इतना पेमेंट मैं आपको करने वाला हूँ। तो लीगली आगे जा करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आगे जा करके फ्यूचर में जैसे हम बात करते हैं लीगली, उस सामने वाले पार्टी को स्यू करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बट जब हम ऐसा करते हैं ना, एक डेटर से बिल साइन कराते हैं, तो वो फिर डेटर्स की कैटेगरी में ना आ करके, डेटर्स तो खत्म हो जाता है वो, उसकी जगह पर एक नई असेट्स आ जाती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में हम बीआर बोल देते हैं, बिल्स रिसीवेबल। और कई बार क्या होता है, जब मेरे को किसी का बिल पे करना है तो वही बिल्स पेबल या बीपी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जैसे कंसेप्ट आ जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब मेरे डेटर का बैलेंस खत्म हो गया, कितने से, 50,000 से, तो मैं डेटर को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? भाई डेटर एक असेट्स है, और डेटर का बैलेंस अगर मेरा खत्म हो रहा है तो उसे डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट? पक्का? असेट्स का बैलेंस जब खत्म हो रहा है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा ना। तो बेटा टू डेटर करके आप इस एंट्री को यहां पर क्रेडिट कर लो, टू डेटर, कितने से, 50,000। एक असेट्स मेरी खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी जगह पर एक नई असेट्स आ गई। उस असेट्स का नाम क्या है, बिल्स रिसीवेबल, जो मेरी बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल के नाम से दिखाई देगा। तो बीआर को हम क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ डेबिट कर लेंगे, बीआर डेबिट, वो भी कितने अमाउंट से, 50,000 से। ठीक है, मान के चलो ये 3 महीने का बिल था, 3 महीने बाद हम इंतजार करेंगे पेमेंट का, पेमेंट हो जाएगा बैलेंस गुड। पेमेंट नहीं होगा किसी वजह से, अगर डिसऑनर हो गया, तो फिर दोबारा से उसे डेटर बना लेंगे, अपना पैसे रिकवर करेंगे उससे, राइट। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, तो बेटा आपका बिल एक्सेप्ट हो गया 50,000 का, तो इस दौरान आपका बीआर का बैलेंस बढ़ जाएगा और डेटर्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेटर भी असेट्स हैं, जिस असेट्स का बैलेंस कम हो रहा है उसे क्रेडिट कर दिया, और बीआर भी आपकी असेट्स है, जिस असेट्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आगे बढ़े बेटा, बेटा इधर सुनो, इधर ध्यान दे लो। अब अगली क्वेरी मैं आपसी से पूछ लूंगा फिर। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, इतनी मेहनत से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। सिलेबस का पार्ट नहीं है ये मेरे कि मैं इतना डिटेल में यहाँ पढ़ा, उठा करके प्रोफेशनल मैनर में पढ़ाना स्टार्ट कर देता। आपका सिलेबस होता जाता, आपको सेटिस्फेक्शन होता। दिल से पढ़ा रहा हूँ तो दिल से सुन लो बेटा। क्यों इस सारी पढ़ाई की छाछ कर रहे हो? छाछ समझते हो ना, जब दूध से दही बनती है और दही में से क्रीम निकाल ली जाती है तो बचता क्या, कचरा बच जाता है। तो इस पढ़ाई को कचरा मत करो बेटा, आगे बढ़े। नहीं सर बच्चे वगैरह, कचरे से भी कड़ी बन जाती है, आप उसे कचरा नहीं बोल सकते। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि देखो इस तरीके से हमारा जो डेटर जब बीआर में कन्वर्ट हुआ, जब डेटर हमारा बीआर में कन्वर्ट हुआ तो हमने एंट्री बना ली, भैया बीआर का बैलेंस बढ़ा दिया और साथ ही साथ में डेटर का बैलेंस हमारा कम हो गया। मान के चलो यही पर्सन 3 महीने बाद आपको पेमेंट करने से क्या कर दे, मना कर दे कि भाई पेमेंट नहीं करता मैं आपका। तो इसका मतलब जो ये कागज का टुकड़ा था, बीआर था, कोई ऐसा बीआर था जिसको हमने एक्सेप्ट करवाया था, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू खत्म। अब तो वो असेट्स नहीं रहा ना। 3 महीने बाद अगर पेमेंट करने से उसने मना कर दिया तो अब वो असेट्स नहीं रहा। पहले उसे डेबिट किया था, अब उसे क्रेडिट करके खत्म करो। परंतु क्या पैसे छोड़ देंगे? दोबारा से उसे डेटर बना लेंगे। बोला कि अभी तुमसे क्या करना है, पैसे तो रिकवर करने, कोर्ट के प्रोसेस से जाएंगे, बट ये जो कागज का टुकड़ा था उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वो जो असेट्स थी उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो अगला पॉइंट इसी में बैक टू बैक नोट कर लो, एच पॉइंट बना लो इसमें। above bill is dishonored आफ्टर ड्यू डेट। जो इसकी ड्यू डेट थी उसके बाद क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। एबव बिल का मतलब ऊपर जो 50,000 का बिल है, हाँ है ना। अब बेटा डिसऑनर हो गया, इसका मतलब अब पेमेंट आपको नहीं मिला।
जाहिर सी बात है, पेमेंट मिल जाता तो बड़ी सिंपल सी एंट्री बन जाती। पेमेंट मिलता मतलब कैश या बैंक डेबिट हो जाता, और ये बी आर नाम की जो असेट्स है ये खत्म हो जाती, तो इसे क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। बट खत्म तो अभी भी हो गई, लेकिन पेमेंट नहीं मिला। अब इस बी आर की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या कर दोगे इसे, टू बी आर। इसमें कोई समस्या तो नहीं बेटा, 50,000 से डिसऑनर के टाइम पर। लेकिन डेबिट क्या करेंगे, अगर पेमेंट मिलता तो कैश और बैंक डेबिट कर देते, पेमेंट नहीं मिला तो उसी पार्टी को डेबिट कर दो। पार्टी का नाम क्या था बेटा हमारा, हमने डेटर ही लिखा है और डेटर नोट करा है, पार्टी का नाम होगा राम मोहन सुगन वगैरह, तो वो यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ डेटर दोबारा से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेटर डेबिट कितना, 50,000। डेटर डेबिट कर दिया बेटा कितने से हमने, 50,000 से। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है बेटा। डेटर कितने से डेबिट किया, 50,000 से। साथ ही साथ बीआर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अब इस बीआर की कोई वैल्यू नहीं है, ये असेट्स नहीं है। जो असेट्स नहीं है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। असेट्स कम हो रहा है, खत्म हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, असेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। अब हमारे डेटर्स का बैलेंस दोबारा बढ़ रहा है तो हमने दोबारा से डेबिट कर दिया। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है उस एंट्री को बनाना, कि बी आर डिसऑनर हो गया आपका, तो आपको मालूम है बी आर डिसऑनर हुआ, इसका मतलब बी आर असेट्स है, उसे क्रेडिट कर दो। तो बेटा बी आर असेट्स था, हमने क्रेडिट कर दिया, और डेटर को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि डेटर का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है। क्लियर हुआ यहां तक, कोई समस्या, आगे बढ़े। बेटा आपने गुड सेल किया 80,000 का कैश में, असेट्स इंक्रीज हो रहा है आपका, असेट्स इंक्रीज हो रहा है ना, कितने से, क्या नाम है असेट्स का, कैश। क्या आपकी इनकम भी बढ़ रही है, बेटा सेल क्या होती है, इनकम ही तो होती है, सेल भी तो इंक्रीज हो रही है। एक तो कैश इंक्रीज हो रहा है 80,000 से, एक सेल इंक्रीज हो रही है 80,000 से, हाँ है ना। सेल इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, पक्का ना, परचेज एक्सपेंस तो सेल इनकम, यस या नो। तो सेल की बात करेंगे, इनकम इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि इनकम के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, फर्दर इंक्रीज होने पे क्रेडिट कर दो। और साथ ही साथ में क्योंकि कैश में सेल हो रहा है तो असेट्स इंक्रीज हो रही है, राइट। तो असेट्स इंक्रीज हो रही है तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसे डेबिट कर देंगे। अगर ये उधार सेल होती तो भी इनकम इंक्रीज होती, तो इनकम तो क्रेडिट कर देते, बट कैश हमारा डेबिट नहीं होता या बैंक डेबिट नहीं होता, बट डेटर का बैलेंस बढ़ता, और डेटर भी हमारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। तो असेट्स तो फिर भी बढ़ती है हमारी, तो डेटर को डेबिट कर देते उस दौरान। बात क्लियर। तो गुड सेल किया 80,000 का, एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश को डेबिट हम क्यों कर रहे हैं, कैश को डेबिट बेटा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये असेट्स है। कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है और इनकम जब बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, बीइंग गुड सोल्ड। गुड सेल कर दिया 80,000 का कैश में, एंट्री बना दी। हालांकि एंट्री रटी हुई है, आपको पहले से आपको बनाना आता है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप बनाते चले जाएंगे। अभी रटने वाले मेथड्स को नहीं लगाएंगे। कोई भी अकाउंट डेबिट कर रहे हो, कोई भी अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो,
कुछ टाइम तक, 1 महीने तक ये हैबिट बना लो, जब तक मैं रूल को नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं डेबिट या क्रेडिट नहीं करूंगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में प्रोसेस चला करेगा और डायरेक्टली आप जल्दी से एंट्री बना दिया करोगे। सम टाइम तक आपको ऐसा रहेगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आदत बन जाएगी रूल को रीड करने की, तो फिर आपको किसी भी एंट्री में समस्या नहीं आएगी। जैसे एक एंट्री में नोट करवा रहा हूं बेटा, डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन टू डेटर ₹10,000। बेटा गोल्डन रूल से जब हमने ये एंट्री बनाई थी ना, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था इसे बनाना, मैं कंफ्यूज भी कर रहा था। डिस्काउंट दिया, डेटर को डिस्काउंट दिया, अब डेटर को डिस्काउंट दिया, डेटर इज रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करो, ऐसा करके मैंने कंफ्यूज किया था आपको। डायमंड रूल अप्रोच में उतना ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, लॉस है, प्रॉफिट है, इनकम है, असेट्स है, लाइबिलिटी है, क्या है? डिस्काउंट लॉस है, लॉसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं। बेटा एक्सपेंस का मतलब होता है रिसोर्स का आउटफ्लो होना पॉकेट से। आपकी रिसोर्स में कोई डैमेज हो जाए या रिसोर्स की वैल्यू कम हो जाए तो वो लॉस हो जाता है, राइट। लॉस और प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होने के बाद आते हैं, जबकि इनकम और एक्सपेंसेस डायरेक्टली एक्टिविटी से अराइज हो जाते हैं। सामान खरीदेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, उसको महंगा बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, जब उसे सेल करेंगे तो उस अमाउंट को सिर्फ इनकम बोला जाएगा, उसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट डिसाइड होगा इनकम माइनस एक्सपेंस करके। जब कोई भी आइटम सेल हो रहा है तो वो एक इनफ्लो है, बट वो प्रॉफिट नहीं कह सकते उसे। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं डिस्काउंट दिया तो हमारी रिसोर्स कम हो गई, तो एक तरीके से लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो लॉसेस के बैलेंस जब बढ़ते हैं तो उसको भी तो डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो। एक बात बताओ, यहां पर डिस्काउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से, कोई असेट्स कम हुआ है क्या? भाई डिस्काउंट जब किसी को दिया तो कोई असेट्स कम हुआ है क्या? डिस्काउंट किसको देंगे? डेटर्स को देंगे, और डेटर्स आपके असेट्स हैं। जब आपकी असेट्स का बैलेंस कम होगा तो उसे क्रेडिट कर दो, हाँ है ना। तो इस दौरान यहां पर बहुत ज़्यादा कई बार ना इश्यूज हमारे देखने को नहीं मिलते। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, 10,000 से आपने एंट्री बना दी, बीइंग डिस्काउंट गिवन। बात क्लियर है बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। तो जनरल एंट्री अगर हमको बनाना है तो गोल्डन रूल या फिर डायमंड रूल, दोनों में से किसी भी रूल को फॉलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक मैंने आपको दोनों रूल सिखा दिए। अब हम क्या करेंगे कि जनरल एंट्री को मिले जुले तरीके से, जब हमको लगेगा कि डायमंड रूल लगा दो तो डायमंड रूल लगा देंगे, जब लगेगा गोल्डन लगा दो तो गोल्डन लगा देंगे। ऐसा नहीं होता कि गोल्डन से अलग आंसर आएगा, डायमंड से अलग आंसर आएगा, आंसर सेम ही रहेगा, किसी भी अप्रोच से कर लो। और एग्जामिनर कभी ये भी नहीं कहता कि गोल्डन रूल से जनरल एंट्री बनानी है डायमंड रूल से, क्योंकि ये रूल आपके ब्रेन में चलते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्म डेबिट क्रेडिट दोनों केस में सेम ही आता है, तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं होता हम किस अप्रोच से बना रहे हैं, ये जरूरी होता है कि एंट्री सही बन रही है, राइट। तो दोनों अप्रोच मैंने आपको कन्वे करी है रिकॉर्डिंग के लिए। अब दोनों अप्रोच के बेसिस पर काम करते रहेंगे, एंट्रीज बनाते रहेंगे, समस्या नहीं आएगी। अब यहां से आगे हम क्या करने वाले हैं, एक फुल फ्लैश तरीके से बिजनेस की कुछ एंट्रीज नोट करा करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक कंप्लीट उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी का नया बिजनेस स्टार्ट भी हो रहा है, वहां से लेकर के हम फाइनल अकाउंट बनाने तक का कंसेप्ट हम यहां पर कवर कर लेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? जनरल एंट्री बना के। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? रिकॉर्डिंग होगी सब्सिडरी बुक्स के थ्रू। जब रिकॉर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो अगला प्रोसेस आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। फिर उसमें जनरल बनाना सीखेंगे सॉरी लेजर बनाना सीखेंगे। लेजर जब बनाना हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसकी समरी निकाल के ट्रायल बनाना सीखेंगे। तो हमको स्टार्टिंग से लेके एंड तक की अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग के बेसिक आपके क्लियर हैं तो किसी को भी कह सकते हो कि आपकी बिजनेस की अकाउंटिंग हम कर देंगे।
टैली जैसे सॉफ्टवेयर कई बार आप सीखते हो, बहुत सारे ईआरपी एसएपी वगैरह में भी बहुत सारे अकाउंटिंग मॉड्यूल्स होते हैं। उन मॉड्यूल्स को आप बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हो जब आपको अकाउंटिंग के बेसिक पर कमांड होगी। अगर आप ये समझते हो कि अकाउंटिंग के बेसिक को सीखे बिना हम सीएस बन जाएंगे और फिर अपना लॉ में कोराम मचा देंगे, तो बेटा कोई भी एक पर्सन तब तक एक्सपर्ट नहीं हो सकता जब तक उसे जनरली सारे सब्जेक्ट की नॉलेज ठीक ठाक ना हो। एक डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने गए, उसने आपको ऑपरेट किया, वैसे ना किसी को करवाना पड़े, और ऑपरेट करते टाइम पे बुखार आ जाता है आपको, आप वहाँ वेंटिलेटर पर पड़े हुए, डॉक्टर कह रहा है देखो जी बात ऐसी है, ऑपरेशन करना आता है, बुखार की गोली देना नहीं आता मुझे, उसके लिए तुम उठो यहाँ से, किसी फिजिशियन के पास जाओ और उससे बुखार की टैबलेट वगैरह लेकर के आओ, मैं नहीं तुम्हें ये टैबलेट प्रोवाइड करा सकता। तो बेटा एक बात बताओ, वो बेस्ट सर्जन है क्या? मेन थिंग ये है कि आपका स्पेशलाइजेशन मैटर करता है, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन तब मैटर करता है जब आपको बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हो। अकाउंट्स आपको आता है, लॉ आपको आता है, टैक्सेशन आपको आता है, जीएसटी वगैरह आपको आती है, तब तो जाके आपका एक्सपर्टाइजेशन काम करेगा कि आगे जा करके हम लीगल से रिलेटेड केसेस को ही पिक करेंगे और उसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट को हम ईजिली टैकल कर पाएंगे। लेकिन आप कहते हो कि मेरे को इस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है और फिर मैं एक्सपर्ट बन जाता हूँ। कंपनी लॉ के बारे में हालांकि मैम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बट एक छोटी सी जानकारी जो मेरे से रिलेटेड है मैं दे देता हूँ। जितनी भी कंपनीज की अकाउंटिंग करते हैं ना, वो कंपनी लॉज के नॉर्म्स या प्रोविजन के अकॉर्डिंग करते हैं। अकाउंटिंग करना नहीं आता तो आप कैसे कह सकते हो कि उन प्रोविजंस को आप सही से फॉलो कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। जितनी भी अकाउंटिंग आपकी कंपनीज के लिए प्रिस्क्राइब्ड है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में प्रिस्क्राइब्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इटसेल्फ पार्ट ऑफ कंपनी लॉ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते लेकिन आप कंपनी लॉ में एक्सपर्ट हैं? नहीं कह सकते। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तब सीखोगे जब बेसिक अकाउंटिंग आ जाएगी। मयंक बेटा, मैंने आपसे जैसे बात करी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी लॉ के पार्ट हैं या नहीं? पक्का? थोड़ा इधर ध्यान दे लो बेटा। ठीक है, बात कर लेना, मित्र है। बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और कई बार आपके माइंड से स्किप हो गया तो वो स्किप हो गया। मित्रता अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। ठीक है, क्लास में फोकस कर लो बेटा। तो मैंने आपको इतना समझाया कि आप हर फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए, हर फील्ड में अच्छा आप करें तभी जा करके आप लीगल फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज आप लीगल में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। देखो एक एज जनरल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आप 12th क्लास के बाद सारे बच्चे आप आ रहे हैं तो बहुत बच्चे ही हैं, नटखट ही हैं, अभी ये समझो कि बचपने वाली उम्र है, वो ज़बरदस्ती पढ़ाने वाली उम्र। और होता क्या कि स्कूल कॉलेज लेवल पर ना आपके ऊपर एक प्रेशर भी हुआ करता था, वो प्रेशर मैं यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। स्कूल में अगर टीचर ने आपको कोई पनिशमेंट दे दिया तो दे दिया। स्कूल्स लेवल में पनिशमेंट बच्चों को ही नहीं मिलते, बच्चों के घर वालों को भी मिलते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, पेरेंट्स मीटिंग, पीटीएम। क्या होता है बेटा उसमें? बच्चे को बेइज्जत किया जाता है, और तो और बच्चे के मम्मी पापा को भी बेइज्जत किया जाता है, जो भी पहुंच जाएगा। भाई कसूर बच्चे का है, उसे बेइज्जत कर लो, उसके मम्मी पापा को बुला के क्यों सुना रहे हो? और सबसे बड़ा कंसेप्ट जो उस मीटिंग में चलता था कि तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा। भाई जब हमारा पढ़ नहीं रहा तो तुम स्कूल में करवा क्या रहे हो? ठीक है, इसका घर पे ट्यूशन लगाओ, इसे घर पे पढ़ाओ, जो घर पे पढ़ाना है तो स्कूल भेजने का क्या फायदा? देखो वहां क्या था, उन्होंने जैसे डायरेक्शन दिया वो डायरेक्शन आप भी फॉलो करते थे कुछ, क्योंकि कुछ मार्क्स ना उनके कंट्रोल में होते हैं, कुछ मिलते हैं ना स्कूल से मार्क्स, और हमें लगता था भाई ये मार्क्स अगर हमें अटेन करने तो इस टीचर से बना के रखनी, चाहे वो कितना भी खराब लगता हो आपको। लेकिन फिर भी आप सामने से जाने अनजाने मजबूरी में उसको फॉलो करना आपकी मजबूरी थी, तो वहाँ एक प्रेशर था। जैसे आप प्रोफेशनल कोर्स में आते हो, ऐसी क्लासेस में आ जाते हो, प्रेशर तो हो जाता है खत्म। बोला पढ़े ना पढ़े आपको क्या मतलब, हम बातें कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल बात आपकी सही है, आप पढ़ो या ना पढ़ो,
आप बातें कर लो या कंसेप्ट को सीख लो, आपकी लाइफ है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। बट ये फैक्ट जरूर है कि अगर मैं सही गाइड नहीं करूँगा अभी, तो हो सकता है कि बचपने में जो गलत डिसीजन आप ले रहे हैं ना, वो डिसीजन फ्यूचर में आपको ऐसा लगे कि शायद हम सही पाथ पे होते तो अच्छा रहता। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैंने भी पढ़ाई करी है, ऐसा तो है नहीं कि बस मैंने किताबों के अलावा कुछ नहीं, ऐसे करके बस बुक्स, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मैं। बट हाँ, एक फीचर मेरे अंदर था। मैं शुरुआती टाइम पर जैसे बात करूँ तो शुरुआती टाइम मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे लगता था कि पढ़ाई बेकार की चीज़ है, इसमें क्या झंझट में पढ़ना। रही बात पास होने की, तो पास तो हो ही जाते हैं, पास कौन से, फेल तो होने का मतलब ही नहीं था। पास होने के इतने सारे तौर तरीके थे। तो कभी ना ऐसा फीलिंग नहीं आया कि बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पर थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बाकी पढ़ने के अलावा सारे काम करने, पढ़ना नहीं। माइंड में ये था कि ये काम लाइफ में करना ही नहीं है आगे जा करके। और कई बार जब हम किसी काम के बारे में सोचते हैं ना, ये काम नहीं करना, वो वही हमारे गले पड़ता है। तो ज़्यादा किसी चीज़ से हिट भी नहीं करना चाहिए कि नहीं ये काम नहीं करना। और ये काम ऐसा गले पड़ा, पहले तो ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी, और फिर और कमी तब पूरी हो गई जब इस एकेडमिक्स में आ गए। अब हर दिन पढ़ना ही पड़ता है, सारा कुछ पढ़ाई से कनेक्टेड है। भाई जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक पढ़ाऊंगा कैसे आपको? तो ईच एंड एवरी डे पढ़ना पड़ता है। मेरा ये कहना है आपसे कि इस इनिशियल टाइम पर, जैसे मेरे को भी ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, बट एक चीज़ तो थी कि अगर जितनी देर सुन रहे हैं वो फिर कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं। अगर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। अगर स्कूल से जाना है तो किसी की हस्ती नहीं है कि वो रोक सके। अब वो कैसे जाना है, वो 100 तरीके होते थे निकलने के, कितने भी आप घर पे शिकायत कर लो, कितना भी आप पहुंचा दो। लेकिन दिक्कत क्या थी कि फोकस नहीं था स्टडी को लेकर के। हाँ, स्पोर्ट्स इवेंट में चले जाओ, सुबह खाना भी नहीं खाया, शाम तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, वहाँ बड़ा मज़ा आता था। बट मेन मुद्दा ये होता है कि कई बार ऐसा हुआ कि जो मैं करना चाह रहा था मुझे नहीं करने दिया गया। तो लास्टली मैंने डिसाइड किया, चलो एक काम करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। और जब सबकी खुशी इसी बात में है कि पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर पढ़ ही लेते हैं। और जिस दिन से पढ़ना चालू किया, ये फैक्ट था कि क्लास में बैठा हूँ तो टीचर जो समझा रहे हैं समझ लिया, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ लिया, और जब नहीं पढ़ना तो बुक्स उठा के रख दी। बोला दिखावा मत करो अब इसका बैठने का। मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, 24 घंटे पढ़ने की सीएस में ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ये कहता ना कि 18 घंटे पढ़ के सीएस बन पाओगे, तो झूठ बोल रहा है। 18 घंटे पढ़ करके तो कोई संसार का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी बन सकता है। 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है इस कोर्स के लिए, इस लायक ही नहीं है कोर्स। अगर हम बात करें कोई भी कोर्स, अगर आप इफेक्टिवली थोड़े कम टाइम भी पढ़ लेते हो ना, बट कंसंट्रेट होके पढ़ लेते हो, फोकस्ड होके पढ़ लेते हो, उतना ही सफिशिएंट है। 1 घंटा रिवीजन मैक्सिमम क्लास के बाद। घर पर जितना पढ़ के जा रहे हैं बस उसी का रिवीजन। संडे रिवीजन लगा लो, रेगुलर क्लास सही से अटेंड कर लो, सुन लो सही से क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको रिवाइज कर लो। इसके अलावा मैक्सिमम 1 घंटे का रिवीजन सफिशिएंट है। अगर आपने ध्यान से सुना है ना क्लास में, तो 1 घंटे में घर जाके रिवीजन कर लोगे उसका। आप इतना कर लो, और 1 घंटे में रिवीजन ना हो पाए कंसंट्रेट होने के बाद, तो मुझे बताना कि सर नहीं रिवीजन हो पाता। 1.5-2 घंटे क्लास पढ़ा करके ना 10 मिनट में रिवाइज करा दूंगा मैं, अगर आपने सही से सुना है तो। जब 2 घंटे की क्लास को 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे, तो सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे थोड़ी पढ़ोगे लगातार क्लास में। 8 घंटे अगर पढ़ते हो तो भी कितने मिनट में रिवाइज हो जा रहा है आपका? 40 मिनट में रिवाइज हो जा रहा है। मैंने टाइम कितना दिया? 1 घंटे का, मतलब 10 मिनट में और पिछली क्लासेस का भी रिवाइज कर लोगे। तो मेरा ये कहना है कि डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो, रेगुलरली पढ़ो। जब क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसको ना बोझ मत समझो स्टडी को, कि कोई ज़बरदस्ती करेगा आपके साथ। देखो, मैं तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकता, आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स सारे दिन काम में लगे रहते हैं, मम्मी अपने काम में, पापा अपने जॉब में लगे रहते हैं, आप फ्री हो जाते हो। अब आपको रिजल्ट कब मिलेगा? जब आपका फ्यूचर बर्बाद हो चुका होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। हाँ या ना? लेकिन ये लाइफ है, ये कोई हमारा ड्राइंग नहीं है जो ये पेपर खराब हो गया अगला फ्रेश पेपर लेंगे, दोबारा से फ्रेश बना लेंगे। अगर आपके ये लाइफ का टाइम 18 साल से लेकर के 25 साल तक का लाइफ का टाइम ऐसे निकल गया जहां कुछ नहीं बन पाए, तो फिर सारी लाइफ दुखी रहोगे। तो लाइफ को हम प्लेन पेपर की तरह नहीं ले सकते कि फाड़ के फेंक देंगे, नहीं बना तो नहीं सही हुआ तो। अब बहुत सारी समस्याएं आती हैं बेटा जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। उन सारी चीज़ों को इग्नोर करो, सिर्फ अपने थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो।
और इसके अलावा ऐसा नहीं हंसना है, बोलना है, बातें करनी है, जो उछल कूद करनी है सब कर लो, लेकिन पढ़ते टाइम पर मत करो। और जैसे जैसे कुछ टाइम ये करते चलोगे ना सिंसियर होकर के, एक तो आपके अंदर ना स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 2 साल बाद ना कुछ पंख नहीं निकलेंगे आपके कि आप बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं और आप बहुत साइलेंटली शालीनता के साथ बात कर रहे हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स आपका डेवलप हो गया। जो हरकतें यहाँ कर रहे हो वो बोर्ड रूम में भी करोगे, बाद में लगेगा कि ये सीएस किसने बना दिया, तो सीएस बनने लायक ही नहीं है। कौन प्रमोशन कर देगा आपका? नहीं हो सकता। और जब आप प्रॉपर तरीके से दूसरों की मदद करोगे, सिस्टम को बनाने में कहीं ना कहीं आप हेल्पफुल रहोगे और नॉलेज भी आपके पास अच्छी खासी होगी, तो ऐसे केसेस में डेली बेसिस पर प्रमोशन आपके होने ही है। और आप ना ऐसे लोगों के साथ बैठते हो, कंपनी सेक्रेटरी हमारा ऐसा पर्सन होता है, इसका कुछ ऐसा रोल होता है कि वो शेयर होल्डर के कनेक्शंस में भी रहता है, मैनेजमेंट के भी कनेक्शंस में रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ तो उसे ज़्यादातर काम पड़ता ही रहता है। अगर आपने वहाँ अपनी नॉलेज दिखा दी तो आपका टॉप मैनेजमेंट में सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1-2 साल में अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आओ, लर्निंग को बेहतर करो, इवन दो लिसनिंग को बेहतर करो कि आपको बोला क्या जा रहा है। आपका आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है लीगल फील्ड में कि शब्द क्या आया था आपके सामने, वो लेटर, वो वर्ड्स क्या आए थे, एक एक वर्ड्स को फोकस कर पाओ। इस टाइप की आपके अंदर से जील होनी चाहिए सीखने को लेकर के। कानून के फील्ड में आप तभी सफल हो सकते हो, और उसके लिए बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। समझा हम रहे, मेहनत हम आपसे करवा रहे हैं, बट दिक्कत क्या कि थोड़ा सा फोकस आपका चाहिए, और फोकस आपका मिलता रहेगा तो देखो उसका रिजल्ट ही अलग निकल के आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो डिस्काउंट की हमने बात कर ली, ये एंट्री हमने बना ली, ये एचपी भाई साहब ने क्या भेज दिया। ठीक है, एक एग्जांपल नोट कर लो जल्दी से। एग्जाम्पल 2, फुल फ्लैश अकाउंटिंग करा दूंगा बेटा इसमें। राम स्टार्टेड अ बिजनेस and introduce capital of rupees 1,50,000. Goods purchase in cash 10,000. Goods sold in cash 45,000. Goods sold to Ramesh 1,90,000. तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सिर्फ 10,000 का खरीदा और 45 और 1,90 इतना सेल कर दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या 10,000 के सामान को इतनी बड़ी वैल्यू पर सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। 1 रुपये का आइटम 1 लाख में भी सेल हो सकता है, डिपेंड करता है वो आइटम क्या है, कैसे है। अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड में ना, 10-10 रुपये वाले आइटम जो आपकी कॉस्ट पड़ती है, 10-10 रुपये वाले आइटम 10-10 हज़ार में सेल होते हैं। वो डिपेंड क्या है कि फॉर्मूला क्या है, सॉल्ट क्या है, आपने पहली बार उस मेडिसिन को इमर्ज किया है। तो मार्जिन के ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि इतना मार्जिन क्यों है। तो इतना भी हो सकता है कि 10,000 का खरीदा, 45 का सेल कर दिया, 1,90 का सेल कर दिया, अभी भी 2,000 स्टॉक में पड़ा हो। ठीक है, और वो जब मेंशन किया जाएगा तभी हमने उसकी एंट्री बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि सारा सेल हो गया। परचेज किया, सेल किया बेटा, इससे कनेक्टेड हमने कुछ खर्चे भी किए, जैसे कि बेजिस ₹20,000, सैलरी ₹40,000। ये दोनों ही बेटा कैसे हैं? कैश में। स्टार्ट कर ले एंट्री। देखो बिजनेस स्टार्ट किया है, जाहिर सी बात है 1,50,000 से जब भी एंट्री बनाओगे तो ऐसे एंट्री बनाओगे, मैं बिजनेस और मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूँ।
1,50,000 रुपये बिजनेस को मिले तो वो क्या करेगा, मेरे यहाँ कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश इंक्रीज हो गया, और एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी का नाम क्या रख देगा, कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक हमारा कैश बढ़ा और दूसरी हमारी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 से आपने इस एंट्री को बना दिया। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। एक 1,50,000 से आपने इस एंट्री को बना दिया। बेटा दूसरे केस में गुड्स परचेज किया 10,000 का कैश में। अब एक बात में, 10,000 का कैश में गुड्स परचेज किया है तो 10,000 रुपये आपके यहाँ से जाएंगे, कैश कम हो जाएगा। जहाँ कैश कम हो रहा है तो उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, हाँ या ना। तो टू कैश अकाउंट, जब आपकी असेट्स कम होती है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है 10,000 से। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि 10,000 रुपये जा रहे हैं तो वो 10,000 रुपये खर्चे के लिए जा रहे हैं, और एक्सपेंसेस का नाम क्या है, परचेज। और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बेटा अगर हम सामान सेल करने के लिए खरीद रहे हैं तो परचेज के नाम से डेबिट किया जाता है। अगर हम सामान यूज करने के लिए खरीद रहे हैं तो उस सामान के नाम से डेबिट किया जाता है, असेट्स मान करके। उसे फर्नीचर खरीदें, प्लांट खरीदें, हम कोई लैंड परचेज करते हैं तो वो सारे के सारे असेट्स को उसके नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब हम बात करेंगे गुड्स को, जो बेचने वाले सामान को खरीदा जाता है, तो उसे परचेज के नाम से। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जैसे मैं फर्नीचर सेल करता हूँ, फर्नीचर परचेज करूंगा, फर्नीचर सेल करूंगा, हाँ या ना, तब मैं उस फर्नीचर को परचेज के नाम से लिखूंगा। और अगर मैं फर्नीचर यूज करने के लिए खरीद रहा हूं तो फिर वो फर्नीचर डेबिट होगा। ठीक, बात क्लियर। कैश तो दोनों ही केस में क्रेडिट होगा क्योंकि पेमेंट किस में हो रहा है, कैश में। बट अगर मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूं तो परचेज खर्चा हो जाता है मेरे लिए, और मैं यूज करने के लिए खरीद रहा हूं तो वो असेट्स हो जाता है। और असेट्स हो जाता है तो उसे हम फिर असेट्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं कोई। परचेज की हमने बात कर ली बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं गुड्स सेल किया 45,000, ये इनकम है। बेटा इनकम बढ़ती है तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, इनकम बढ़ेगी डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। इनकम का नाम क्या है, सेल। कितना, 45,000 सेल किया है कैश में। तो जब आप सेल कर रहे हैं तो बेटा सेम टाइम पर आपका कैश का बैलेंस भी बढ़ जा रहा है, और कैश एक असेट्स है। जब आपकी असेट्स का बैलेंस बढ़े तो उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से एंट्री बनेगी ये, 45,000 से। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। अब बेटा कई बार क्या होता है कि हमने ये जो सामान सेल कर रहे हैं ना, ये कैश में सेल ना करके किसी को उधार सेल कर देना होता है। तो इनकम तो हमारी फिर भी बढ़ रही है, तो सेल तो हमारा फिर भी क्रेडिट होगा, बट वहां कैश का बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा, वहां डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो जब डेटर का बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेटर्स को डेबिट कर देंगे। चलिए बेटा, तो मैं बात कर रहा था आपसे, अगर हम कोई भी सामान ना किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, जैसे रमेश को सेल कर रहे हैं, तो रमेश हमारा डेटर है। अगर क्या करें बेटा, हाँ अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी सामान, अगर हम डेटर को सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेटर का बैलेंस बढ़ रहा है, यहाँ कैश का बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं। तो हम एंट्री क्या बना देंगे, रमेश डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। तो सेल्स तो दोनों की केस में है, लेकिन एक जगह कैश बढ़ रहा था, दूसरी जगह हमारे डेटर का बैलेंस बढ़ रहा है। तो जब डेटर का बैलेंस बढ़ेगा तो रमेश के नाम से आप क्या कर दो, इसे डेटर कर दो, डेबिट कर दो। रमेश अकाउंट डेबिट कितने का है, सेल कराई हमने 1,90,000 का, 1,90,000 से हमने इसे सेल करा। बीइंग गुड सोल्ड टू रमेश। ठीक है, फर्क क्या है इस एंट्री में, यहां कैश इंक्रीज हो रहा था, इधर हमारा डेटर का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, दोनों असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब असेट्स इंक्रीज होगा तो उसी असेट्स को डेबिट कर देंगे। दोनों केस में आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होगी तो इनकम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा बेजिस पे किया हमने 20,000 का, बेजिस पे किया हमने 20,000 का। तो बेजिस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो उसे डेबिट करेंगे, बेजिस डेबिट 20,000 से। साथ ही साथ आपने 20,000 का कैश पे किया है, तो कैश का बैलेंस कम होगा। कैश आपका असेट्स होता है, असेट जब कम होगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो टू कैश बीइंग वेजेस पेड। आगे बढ़े बेटा, सैलरी पे किया है, सैलरी कितना पे किया है, सैलरी हमने 40,000 का पे किया है। तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट कर देते हैं। सैलरी डेबिट कर दिया बेटा कितने 1000 से, 40,000 से। और कैश में पे करना पड़ेगा, कैश कम हो जाएगा जब एक असेट्स कम होती है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। शुभम बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 की क्या एंट्री बनाओगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 क्या एंट्री बनाओगे, आप बता सकते हो बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो, पेमेंट तो उसमें हुआ ही नहीं, तो कैश क्रेडिट क्यों कर रहे हो। पता है मैंने आप लोगों से क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि आप लोगों की जो एक्टिविटी थी ना कुछ ओवर ही चल रही थी। बाकी सारे बच्चे भी शालीनता से बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं सुनते टाइम पर। आप अपने आप में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, जैसे कितने सारे बिजनेस लॉसेज आपको होते चले जा रहे हैं, हर एक मैसेज पर, हर एक कॉल पर कितनी सारी इंटीमेशन आपको एक दूसरे को देने पड़ रहे हैं कि अभी ये 2 करोड़ डूबा, फिर 6 करोड़ डूबा। बेटा इतना ज़्यादा, जैसे हम जब रिलैक्स होके नहीं बैठेंगे, रिलैक्स होके नहीं सुनेंगे तो कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा। अब इधर से जैसे मैं यही एंट्री पूछ लेता, वेजेस पे किया, कमीशन पे किया, तो आप मिनटों में उसे बता देते, कमीशन टू कैश, वेजेस टू कैश, सैलरी टू कैश। जो एंट्री रटी हुई है उन्हें तो कोई भी बता देगा। समस्या ये है कि हमने कंसेप्ट पर काम करना है। ये वेजेस टू कैश समझाने के लिए, सैलरी टू कैश समझाने के लिए मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा, ये तो बीच बीच में हम इजी एंट्री भी ले रहे हैं। हमारा मुद्दा है उस जड़ को पकड़ना कि जिसके बेसिस पर हमें आंसर मिलेगा, लेकिन ऐसे पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ सकते। एक सेकंड कंसंट्रेट नहीं हो आप। जैसे ही थोड़ा सा मैंने घुमाया, आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब अनपेड सैलरी है, पेमेंट नहीं हुआ अभी उसका, तो कैश तो क्रेडिट होगा नहीं, कैश तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता भाई। सैलरी तो डेबिट होगी क्योंकि खर्चा हो गया। सैलरी डेबिट टू कैश तो हम कर नहीं सकते, तो उस पार्टी का नाम क्रेडिट करना पड़ेगा जिस पार्टी को पेमेंट करना है, जिस
एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, तो सैलरी डेबिट टू राम, सैलरी डेबिट टू मोहन, सैलरी डेबिट टू श्याम होना चाहिए था, बट हम नहीं करते ऐसा। इसके लिए भी हमने पढ़ा था, जब मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा रहा था, कि जब किसी एम्प्लॉय वगैरह को कुछ पेमेंट करना है तो उसके लिए एक स्पेशल नाम रख लेते हैं, उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा किस लिए पेमेंट करना है ये। तो उसकी जगह पर हमें करना तो चाहिए सैलरी डेबिट टू पार्टी, उस पार्टी का नाम क्रेडिट कर दो जिसको पेमेंट करना है, बट हम उस पार्टी का नाम ने क्रेडिट करके क्या कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्रेडिट डाल देते हैं उसका। बाद में जब पेमेंट करते हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हो जाती है और टू कैश या बैंक करके वो क्रेडिट हो जाता है, आपका पेमेंट कर देते हैं। तो मेन देखो मुद्दा क्या है कि अगर हम, जैसे होता है ना, हाइपर एक्टिविटी अगर हमारी रहेगी तो लर्निंग उतनी स्लो रहेगी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब वो कोई भी वो एक्टिविटी जो आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने देखा होगा कई बार आप लोग जब बैठे रहते हो ना शांति से, तो कोई पैर ही हिलाता रहता है ऐसे ऐसे करके, या कोई हाथ ही हिला रहा होगा, कोई शरीर को ऐसे ऐसे कर रहा होगा बार बार, तो मतलब ये हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि सामने वाला ना फोकस नहीं कर रहा। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल आप बीच में इतने बिजी हो गए, चले यार दो बातें हम भी कर ले रहे हैं, सर इतनी बात कर रहे हैं तो ठीक है। मेरी बात समझो, ये चीज़ें जितना कंट्रोल में रहेंगी, आपकी बॉडी जितना कंट्रोल में रहेगी, उतना ज़्यादा अच्छा आप सीख पाओगे। मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई बच्चा फॉलो नहीं कह रहा तो कहना ही बंद कर दो उसे, और क्या करेगा, अपना फ्यूचर देखेगा अपने आप। मेरी बात समझो, जो कुछ चीज़ें मैं आपसे नोटिस करता हूँ कि आज अगर आपकी उम्र 18 साल है तो 20 साल के होने पर कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन 2 साल में बदल जाएगा। तो ये बदल जाएगा कि आप सीएस बन जाएंगे। जो काम आप सारे कर सकते हो वो 2 साल बाद भी हो सकते हैं। अगर कोई कुछ भी चीज़ अगर सीएस बनने के पीछे बाधा अगर आपकी क्रिएट कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। कुछ भी चीज़ एक्स वाई जेड, हमारी कोई भी चीज़ अगर हमारे सीएस बनने के आड़े आती है। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए, वो ऐसे होते हैं कि सीएस उन्होंने ज्वाइन करा, एक बार क्लास पढ़ी, अब बच्चे का क्या होता है कि वो सोचता है कि नहीं इस बार ना इस कोचिंग में पास नहीं हुआ, मैं कोचिंग बदल के देखता हूँ, टीचर बदल के देखता हूँ, शायद दूसरी जगह पास हो जाऊँ। वो 2-4 में और ट्राई करके आ गया, 2-3 साल का टाइम पीरियड उसने लगा दिया, फिर 2-3 साल बाद एक दिन आके मिला कि सर मैं पास ही नहीं हो पा रहा, बड़ी दिक्कत है, घर में बड़ी स्ट्रेस चल रही है, प्रॉब्लम हो गई है, घर वाले प्रेशर बना रहे हैं, शादी तक की बात चल रही है, किसकी शादी कर देते हैं। वैसे तो देखो जब तक सेटल ना हो तब तक ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बट स्टिल घर वाले क्या करें, उनकी मजबूरी है। अब जब 4 साल उसने बर्बाद कर दिए और तब भी उसी लेवल पे पड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रेस में तो बंदा है ना। इससे बेहतर है 2 साल में सीएस बन जाता, उसके बाद 2 साल आराम से मजे करने के लिए और मिलते एक्स्ट्रा, उसमें अपने लाइफ को तो जीता, पैसे मिलते, जॉब करते टाइम पे घूमने फिरने जाता। तो जब पढ़ाई करते हैं ना, और उस दौरान हम पढ़ाई ना करें, तो वो एक न एक दिन तो करनी पड़ती है, और जब करेंगे तभी पास होंगे। उससे बेहतर है उसे एक बार पास करके क्या कर दो, खत्म कर दो। कई बार ना हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। कई बार हमारे लिए सिर्फ बातें करना भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं यार, शाम की प्लानिंग अभी क्लास में बैठ के कर लेते हैं, अरे शाम की प्लानिंग को शाम को कर लेना। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं जाने वाले होते हैं ना, पहले ही प्लान क्लास में चालू कर देते हैं, मेट्रो से चलेगा बस से चलेगा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, जिससे जाओगे तो वहाँ क्लास से बाहर निकल के डिस्कस कर लेना। डिस्कशन कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी क्लास ले रहा था और बीच में से मेरे पास एक कॉल आया, और रेगुलर बेसिस पर डेली काम चल रहा है, मिस्त्री और स्त्री दोनों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, अगर लिया तो काम खराब कर देते हैं। मिस्त्री का ही कॉल था जिसे काम करना है, अब मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट था, उसे बताना था, नहीं तो वो मेरा रात को दिमाग खराब करेगा। लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि पहले आपकी क्लास को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूं, कहीं आपका कंसंट्रेशन खराब ना हो, पहले इस काम को निपटाते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को देख लेंगे। तो मैंने ऐसे पर्सन को होल्ड पर किया जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। बात क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब, कई बार हमारी लाइफ में अर्जेंट थिंग्स होती है, उनको भी छोड़ो। और एक बात मैं कहता हूँ, पेरेंट्स के कॉल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी मुझे नहीं लगता कोई कॉल इंपॉर्टेंट है। और इतना मैं जानता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को क्लास के दौरान वो कॉल नहीं करते,
वो बात अलग है अगर क्लास का टाइम 4 बजे तक का है तो 4 के बाद भी अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्लास के दौरान उन्हें मालूम होता है कि बच्चे को पढ़ते टाइम डिस्टर्ब नहीं करना, और आपकी लाइफ में और कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि जिसके लिए आप किसी भी तरीके से व्यथित हों या परेशान हो। ठीक, तो 1-2 साल है, मेहनत कर लो बेटा अच्छे से। चलिए, सैलरी की हमने एंट्री बना दी और इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब आगे हम धीरे धीरे केस बेसिस पर जाएंगे। जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, जनरल एंट्री पास ना करें तो फिर हम सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या दोनों का इम्पैक्ट सेम रहेगा, ये चीज़ एनालाइज करनी है, वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।